अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मलिक रियाज ने जो पैगाम दिया कि वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। उनको दरअसल ये पैगाम जाके दिया किसने था, ये मुलाकात में मलिक रियाज ने उसके जवाब में क्या बताया था वादा माफ गवाह बनने के हवाले से, और ये मीटिंग कब हुई थी, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई के अपने अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर से शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और ये अफवाहें और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में अली अमीन गंडापुर को हटा के नया चीफ मिनिस्टर आ सकता है। और इस हवाले से आतिफ खान का नाम भी लिया जा रहा है कि इमरान खान ने उनको बुलाया है अडियाला जेल में मुलाकात के हवाले से। इसकी तफसीलात क्या हैं और क्या वाकई अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया जा सकता है या नहीं, तफसीलन इस पे बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे एक ऐसे जज की जो सिर्फ 1 घंटा ड्यूटी देता है और एक उनके खिलाफ बड़ा दिलचस्प रेफरेंस दायर किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाहौर हाई कोर्ट के। ये कौन से जज हैं, इस पे तफसीलन बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर खत लिख दिया है और फिर से जो लार्जर बेंच बनाया गया है 6 रुकनी, उस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उसकी तफसीलात क्या हैं और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जो मौजूदा नए चीफ जस्टिस हैं उनके दरमियान भी कोई इख्तलाफात की खलीज हायल हो चुकी है, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। और 5वें नंबर पे बात करेंगे दुनिया में इस टाइम जो तलाकों की रेशो है वो तो ऑलरेडी वैसे ही बढ़ रही है, लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें भी ये तलाकों की अफवाहें हैं और उसकी खबरों के हवाले से हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। बराक ओबामा के और मिशेल ओबामा के दरमियान तलाक की खबरें आई, फिर अभी इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के हवाले से भी ये तलाक की खबरें चल रही हैं। तो ये तलाकों का जो सीज़न है ये इस पे भी बात करेंगे कि क्या ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके हवाले से खबरें जो गर्दिश कर रही हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मलिक रियाज का। ये जो उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मलिक रियाज ना पहले कभी वादा माफ गवाह बना है और ना अब बनेगा, ये सुन लें। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने तफसीलात बताई कि किस तरह उन्होंने बैरिया टाउन को खड़ा किया, किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने, और जो रियल एस्टेट और डेवलपमेंट सेक्टर में उन्होंने जो भी अपना अचीव किया है वो अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर। ये सारी बातें करते करते उन्होंने साथ धमकी भी लगाई कि ये याद रखें 25-30 साल की जो उनकी मेहनत है और उसके साथ साथ जो ये सब कुछ उन्होंने कमाया है उसका, और फिर उसके साथ ये भी कि उनके पास तमाम राज जो हैं वो सेफ्ड हैं और वो किसी भी वक्त वो इसको ओपन कर सकते हैं। इस पे फिर इमरान खान ने भी उनको मजीद उकसाया कि वो ये तमाम तर जो राज हैं वो बहरहाल वो पब्लिक कर दें। बहरहाल ये तो एक वो है जो पस मंजर है। मैं अब अगर आपको बताऊं कि मैंने अपने ही वीलॉग में कोई 1 से 1.5 महीना पहले एक वीलॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि जब ये सदर जरदारी कुछ दिनों के लिए ये प्राइवेट दौरे पे, ये वो दौरा था जब ये सदर जरदारी का जो पाँव है फ्रैक्चर नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले एक इनका प्राइवेट जो एक टूर था यूएई का, दुबई गए, वहाँ पे ये 4-5 दिन रहे थे और फिर वापस आ गए थे। जो मेरी इतलात थी कि सदर आसिफ अली जरदारी को की जो मलिक रियाज हैं उनके साथ मुलाकात हुई और ये मुलाकात इसी वजह से थी। और तब तक ये जो ख़ासतौर के ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड जो करप्शन केस है इमरान खान का वो ज़ेर समाअत था। मलिक रियाज को ये कहा गया कि आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं तो आपकी बचत हो सकती है। ये उन दिनों की बात है जब बहरिया टाउन के ऊपर नैब की तरफ से रेड भी किए गए थे। तो उस पे ये जो मुलाकात हुई थी, मेरे कुछ जो ज़राए ये बताते हैं कि मलिक रियाज, और अगर आप मलिक रियाज को जानते हो तो वो उर्दू से ज़्यादा वो पंजाबी में ही बात करते हैं। उन्होंने जो सदर आसिफ अली जरदारी, उनको ये, हालांकि जो सदर आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की जो आपस में दोस्ती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि किसी सियासतदान से अगर सबसे ज़्यादा दोस्ती थी मलिक रियाज की तो वो सदर आसिफ अली जरदारी के साथ थी। बहरहाल वो जो सदर जरदारी ये पैगाम लेके गए थे या अपने तौर के ऊपर उन्होंने ये मशवरा दिया था मलिक रियाज को, तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि आप क्या समझते हैं ये जो गवाही देने के हवाले से मेरे ऊपर कोई पहली दफ़ा ये मुझे जो है वो दबाव डाला गया है या मुझे ऑफ़र की गई है, मुझे आपके खिलाफ भी गवाही देने के लिए और वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला गया था। मुझे शरीफ ब्रदर्स के हवाले से भी
उनके खिलाफ भी वादा माफ गवाह बनने का दबाव डाला गया था और ये अब इमरान खान के ऊपर भी यही जो है वो आप पैगाम लेके आए हैं। तो अगर मैंने वादा माफ गवाह बनना होता तो मैं उस टाइम आपके खिलाफ बन जाता या शरीफ बरादरान के खिलाफ बन जाता। मैं ना उस टाइम बना था और ना अब बनूंगा। फिर उस पर सदर जरदारी ने उनको कुछ समझाने की कोशिश की कि पहले हालात मुख्तलिफ थे, अब जो है वो डिफरेंट है। फिर इमरान खान के हवाले से उन्होंने बताया कि क्या क्या कुछ, खासतौर के ऊपर जो 9 मई के हवाले से भी कि अब उनके लिए जो सियासत का रास्ता है वो बंद हो चुका है। बहरहाल उस पर मलिक रियाज ने कहा कि लेट्स सपोज कि वो अगर आज मलिक जो इमरान खान है उसके खिलाफ ये वादा माफ गवाह बन जाते हैं और गवाही दे देते हैं और कल को फिर इमरान खान की सुलह हो जाती है इनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो हुकूमत में आ जाता है, तो मुझे ये बताएं कि मैं पहले 2 के खिलाफ नहीं बना और इसके खिलाफ बन जाता हूं, तो मुझे फिर ये एक तो इमरान खान भी नहीं छोड़ेगा और फिर ये एक रास्ता खुल जाएगा। तो इसलिए मैं किसी सूरत भी नहीं ये बन सकता। तो उस पर फिर सदर जरदारी ने कहा फिर आपका पाकिस्तान आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा लेकिन मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। तो ये वो एक मुलाकात हुई थी जिसमें मलिक रियाज ने जो सदर आसिफ अली जरदारी को ये पैगाम जो लेके गए थे उनको जवाब दिया था कि वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। और उसके बाद उन्होंने 2-3 मरतबा इसका बाकायदा ऐलान किया है ट्विटर के ऊपर कि वो इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही नहीं देंगे और ना ही वादा माफ गवाह बनेंगे। दरअसल उसमें जो रीज़न जो बजाय समझ आती है कि वो इमरान खान की मोहब्बत से ज़्यादा जो ये है कि कल को फिर ये इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ आ गया तो फिर उनका जो कारोबार है फिर एक और हुकूमत आ जाएगी उनको तंग करने के लिए, इसलिए ये किसी के खिलाफ भी इस तरह का वो काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मलिक रियाज का जो स्टाइल ऑफ बिजनेस को देखा जाए, जिस तरह वो उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बाकायदा कहा था कि वो ये पाकिस्तान में जो कारोबार कैसे चलाना है वो ये बड़े बेहतर अंदाज से जानते हैं, इसीलिए वो रिटायर्ड जजेस हों, रिटायर्ड जनरल्स हों, उनको नौकरियां देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हों, सबको नवाजते हैं और उनको ये शायद गुर जो बिजनेस का है, जो कि मैं समझता हूँ कि दुरुस्त एक बिजनेस का वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान में उस बंदे ने थ्राइव किया है, तो वो इसी गुर की वजह से कि वो उसने सबको काना किया हुआ है। और अब अगर वो एक के खिलाफ वो करते हैं तो फिर वो सबके खिलाफ वो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो मलिक रियाज की तरफ से अनलेस यहाँ पे कोई जो बैरिया टाउन है वो कॉन्फिस्केट हो जाता है तो फिर उसके बाद वो हो सकता है कि जो सबूत हैं जिसका वो कहा जाता है और ये वाकई जेनुअनली उसके पास सबूत होते हैं, हर बंदे के जिसको भी वो नवाजता है वो उसके सबूत हमेशा अपने पास रखता है। एक एग्जांपल जैसे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे जो अरसलान इफ्तिखार को उसने जो कुछ दिया था उसका पूरा रिकॉर्ड उसने वो किया था, अपने पास रखा हुआ था और पब्लिक किया था। तो इसी तरह ये बाकी जो सियासतदान हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हों, जजेस हों, जनरल्स हों, वो सब ये जानते हैं बात, और यही वो वजह है कि उसके ऊपर फाइनल और बड़ा कड़ा हाथ इस वजह से नहीं डाला जा सकता। बहरहाल ये वो एक जो मुलाकात हुई थी जिसमें मलिक रियाज को कहा गया था वादा माफ गवाह बनने के हवाले से, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। अब जरा बात कर लेते हैं कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो तो बिलाखिर ख़त्म ही हो गए हैं, क्योंकि उस पर अब सलमान अकरम राजा ने भी एक बार फिर से कहा है कि अब हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन अगर कोई फ़ोटो ऑप्स के लिए हम ये जाते रहें और मुलाकात करते रहें और उसका कोई एंड रिजल्ट ना हो तो वो फिर मुज़ाकरात का कोई उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो फ़िलहाल मुज़ाकरात के हवाले से उसका बाकायदा मैं नहीं समझता कि कोई उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। ताहम एक तरफ ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन जो पीटीआई के अपने अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। जब ये 24 से 26 नवंबर का धरना हुआ था उन दिनों में भी, जिस दिन ये धरना छोड़ के पीटीआई की लीडरशिप खासतौर के ऊपर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ये वर्कर्स को छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद जब ये मानसेरा जाके रुके थे जहाँ पे वहाँ पे भी अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान अच्छी खासी तलख कलामी हुई थी और फिर उस पर बुशरा बीबी ने ये धमकी दी थी कि वो अब देखती हैं कि आप कैसे ये चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहते हैं। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से, उनको हटाने के हवाले से कुछ बातचीत भी की गई और ये खबरें भी तब आई थी कि शायद 1-2 हफ्ते के अंदर अली अमीन गंडापुर को हटा के बाबर सलीम सवाती को वजीर आला बनाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का। लेकिन उसके बाद
जो मेरी इंफॉर्मेशन और इतला थी कि जिस भी पार्लियामेंटेरियन से जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनसे रब्ता किया गया, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतमाद का इजहार किया और यही वजह है कि वो अली अमीन गंडापुर को फिर नहीं हटाया गया। अब फिर एक बार जो है वो इमरान खान को ये रिपोर्ट किया गया है जो उनके पार्टी वर्कर्स की तरफ से कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, किस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें करता है, ये तमाम तर चीज़ें। और इमरान खान हमेशा से उसकी ये एक उसको खामी कहें, कमज़ोरी कहें कि उसको कोई भी जाके बात बता दे तो वो उसका यकीन कर लेता है। तो इमरान खान ने इस हवाले से अली अमीन गंडापुर की जो ख़ासतौर पे हुकूमती लोगों के साथ भी मुलाकातें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें, और ये वाज़े हो चुकी हैं, जो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात हुई पेशावर में, जिसमें इनिशली तो इमरान खान ने बड़ा इसको जो है वो सराहा था और ये अप्रिशिएट किया था कि मुलाकातों का कम अज़ कम सिलसिला एक शुरू हो गया है। लेकिन उसके बाद जब ये आउटकम नहीं निकला तो उसके बाद अब इमरान खान वो मुरद इल्ज़ाम सारा कुछ अली अमीन गंडापुर को ठहरा रहे हैं। और यही मीडिया पे अब रिपोर्ट हो रहा है कि जो इमरान खान है उन्होंने अली अमीन गंडापुर के जो हरीफ हैं खैबर पख्तूनख्वा में आतिफ खान, उसको मुलाकात के लिए बुलाया है, लेकिन उसको मुलाकात के लिए 3-4 दफ़ा आए हैं, मिलने नहीं दिया गया। अब ये आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर की अगर आपको इल्म हो कि जब ये इलेक्शंस हो रहे थे फरवरी से पहले, तो जब ये कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, अली अमीन गंडापुर ये कहा जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़्यादा मिले हुए थे, इसलिए आतिफ खान और जो बाकी चीफ मिनिस्टर के जितने भी कैंडिडेट्स पोटेंशियल थे उन सब के या तो कागजात नामजदगी यहाँ से मुस्तरद हो गए या फिर उनको कौमी असम्बली के लिए टिकट जारी किया गया। और अली अमीन गंडापुर ने तमाम तर जो इनके जितने भी हरीफ थे उन सबको साइड लाइन कर दिया था। तो आतिफ खान तब से पार्टी के जो है वो तमाम तर जो मामलात हैं उससे साइड लाइन थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो उसको बुलाया गया है और गालबन यही इम्कान है कि इमरान खान उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, और ये इमरान खान के देरीना साथियों में से आतिफ खान भी। तो अब देखना ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर को हटा के इमरान खान आतिफ खान को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, जो कि बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और ये अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल काफ़ी है कि अली अमीन गंडापुर को इस टाइम हटाया जाए। और ख़ासतौर पे जो सूरत हाल है इस टाइम जो इमरान खान जेल में है और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ब्रिज का काम कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, अगर माजी में देखें या बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके देखें तो उन्होंने भी हमेशा से इस तरह की ही पॉलिसी अपनाई है। जो भी सियासी जमात ज़ेर ताब होती है तो उसमें कोई एक ना एक शख्स ऐसा होता है जो कि ब्रिज का काम अदा करता है इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान। तो अली अमीन गंडापुर इस टाइम उस ब्रिज का काम कर रहे थे, लेकिन अगर ये इमरान खान उसको हटा देते हैं तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर के ऊपर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सर्वाइव करना। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो अब जो सूबाई हुकूमत को कुछ मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, या जो ओवरऑल उनको स्पेस मिली हुई है वो भी शायद वो कम हो जाएगी अगर ये अली अमीन गंडापुर को हटाया जाता है। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अली अमीन गंडापुर को ये जो वहाँ के जो सूबाई अरकान हैं असम्बली वो भी नहीं चाहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटा के कोई और आ जाए। बहरहाल इस पर जो मजीद पेशरफ्त और डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं एक ऐसे जज की जिसका 1 घंटे जो एक रेफरेंस दायर किया गया और उसमें एक इल्ज़ाम ये भी है कि ये सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑफिस आते हैं, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक ये कोई केसेस अगर हों तो उनकी समाअत करते हैं और उसके बाद फिर कोई काम नहीं करते। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जज हैं जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, लाहौर हाई कोर्ट के हैं, इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया है। और ये जो रेफरेंस दायर किया गया है वो एक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं शिराज ज़का, उन्होंने ये रेफरेंस दायर किया है। और बुनियादी तौर के ऊपर जो इस रेफरेंस की बुनियाद है या जो ग्राउंड्स बताई गई हैं वो ये है कि कोई पिछले 7 साल से एक ऑयल कंपनी है उसके खिलाफ पेट्रोलियम लेवी का हुकूमत पाकिस्तान का कोई केस है, 40 करोड़ से जायद वो उसने पेट्रोलियम लेवी देनी थी जो टैक्स की मद में होता है हुकूमत का, लेकिन वो जो ऑयल कंपनी है वो पेट्रोलियम लेवी की जो अमाउंट है वो नहीं दे रही। 7 साल से ये केस लगा हुआ है जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के पास। ये एक जब ये वेकेट होता है स्टे ऑर्डर तो फिर उसके बाद दूसरा स्टे ऑर्डर दे देते हैं। पिछले 7 साल से इन्होंने उस केस की फाइल भी दबाई हुई है, फैसला एक बार महफूज किया, फिर इन्होंने अपने पास रख लिया और 15 दिन के बाद उसको कैंसिल कर दिया, फिर एक बार इन्होंने दोबारा वो किया और फाइल भी आगे ना
किसी और बेंच को ये शिफ्ट हो पा रही है और ना ही ये इसका कोई फैसला दे रहे हैं। 7 साल से ये जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये जो जज साहब के हवाले से जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। और इस पे फिर साथ एक और जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि ये जो जज साहब हैं ये सुबह आते हैं और उसके बाद फिर 1 घंटा काम करते हैं और फिर उसके बाद कोई काम नहीं करते। और इस बुनियाद के ऊपर ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी उसके बाद हर जज की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने का भी राइट दिया गया है कि कौन सा जज कितने मुकदमात समाअत करता है, कौन से जज के कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं परफॉर्मेंस एवेलुएशन के हवाले से भी तो उसको बुनियाद बनाते हुए ये कहा गया है कि इन जज साहब को जो लाहौर हाई कोर्ट के जज से जो है वो इनको बर्खास्त किया जाए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप रेफरेंस देखते ही हैं कि ये कब टेकअप किया जाता है, क्योंकि आगे जो इसका प्रोसेस है वो एक जो वो किया जाएगा, इसकी रिव्यू की जाएगी कंप्लेंट को। कंप्लेंट अगर ये वाकई ये इसके है काबिल कि इसके खिलाफ कोई आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की जाए तो फिर उसके बाद इसको बाकायदा टेकअप किया जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जुडिशरी के अंदर ये जो पहले एक श्योरिटी और जो इंश्योर कराया जाता था जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, और इवन जो सीनियरिटी बेसिस के ऊपर जो आगे जाके आप काम करें ना करें उसके बावजूद भी आपको चीफ जस्टिस का अगर आप उसमें क्यू में या उस लाइन में आते हैं तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता था। जो अदलिया के अंदर ये इस्लाहात हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे भी ये जो चाहे 26वीं आईनी तरमीम है इसमें परफॉर्मेंस एवेलुएशन के लिए है, इससे मजीद भी कोई रिफॉर्म्स के हवाले से इकदाम उठाने पड़े तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट का राइट है, उसको करना चाहिए। बहरहाल इस पर जो मजीद अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये जो तौहीन अदालत का मुकदमा सुन रहे हैं वो एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ, नज़र अब्बास के खिलाफ, उस पे फैसला तो महफूज हो गया। 2 रुकनी बेंच था जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह का। जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था और जो इनिशियल जो ऑर्डर जारी किया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, उसको चैलेंज किया गया जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से। और ये फिर मामला टेकअप किया गया जो जजेस कमेटी होती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कि इसको उस पर फिर तीनों जो जजेस हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस और उसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह बीइंग सीनियर प्यूनी जज, ये तीनों कमेटी का इजलास हुआ और ये तय पाया कि जब डिस्कशन हुई कि ये मामला अब ये पिटीशन आ गई है तो इसको टेकअप करना है, किस जो बेंच को ये फॉरवर्ड करना चाहिए, तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसको 4 रुकनी एक बेंच के सामने रखना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कुछ जजेस के हवाले से कि उनको नहीं होना चाहिए जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये अपने जो उन्होंने जितनी भी इनपुट थी उस कमेटी के हवाले से वो दे के चले आए, रात को 9:30 बजे कोई उनको उनके सेक्रेटरी की तरफ से व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया है और उसके लिए ये जो कमेटी के जो वो आपको अप्रूवल चाहिए, आपकी अप्रूवल चाहिए। वो जो 3 रुकनी कमेटी है उसके हवाले से उस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जो रिमार्क्स हैं वो भेजे, लेकिन उस पर वो कहते हैं कि आधे पौने घंटे के बाद वो बाकायदा नोटिफाई हो गया बेंच। और उसमें 6 रुकनी बेंच में जो 2 जजेस ऐसे हैं जिसके वो कहते हैं कि ये उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, बेनिफिशरी हैं और तो इसलिए ये उनको नहीं होना चाहिए, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखैल के हवाले से, क्योंकि ये दोनों उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की भी जो कमेटी होती है जिसने आगे जो मुकदमात किस बेंच को फिक्स करने चाहिए वो उसके हवाले से फैसला करना होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी मेंबर हैं, तो इसलिए उनको नहीं होना चाहिए। एक खत फिर उन्होंने दोबारा एक लिख दिया है चीफ जस्टिस को। ये जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह, इसका अगर आप बैकग्राउंड पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये तीनों बड़े बहुत लंबे अरसे से दोस्त हैं आपस में। तीसरे जो जस्टिस सत्तर मिनल्ला हैं और तीनों का एक मुश्तरका चैम्बर था अफरीदी शाह अफरीदी एंड मिनल्ला के नाम से। तो ये बड़ा एक पुरानी दोस्ती और उसके बावजूद अब जो है जिस तरह पहले जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान भी दोस्ती थी, लेकिन फिर वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और जो आखिरी दिन उनकी फेयरवेल पे जिस तरह खत लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह ने, मैं समझता हूँ वो बड़ा शर्मनाक खत था और ये उसको कोई भी शख्स जो है वो उसको
उसको जो है वो काबिल तहसीन नज़रों से नहीं देखता। तो अब ये जो सिलसिला खतूत का है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने दरीना दोस्त जस्टिस याया आफरीदी के खिलाफ भी शुरू कर दिया है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये इसका क्या अब आउटकम आता है मंडे वाले दिन, क्योंकि जो महफूज फैसला है अगर वो सुनाते हैं तो वो भी ये कहा जा रहा है कि वो स्प्लिट होगी जजमेंट। जस्टिस अकील अब्बासी ये नहीं चाहते कि इस मामले को तौहीन अदालत वाला जो मामला है उसको फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, और जस्टिस मंसूर अली शाह की पहले से शुरू से ही डिमांड है कि इसको फुल कोर्ट में सामने रखा जाए। और मामला दरअसल यही है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को हर सूरत में रिव्यू करना चाहते हैं, और किसी भी तरह से किसी भी एंगल से वो उसको लेके किसी न किसी तरह से वो फुल कोर्ट के सामने ले जाना चाहते हैं। बहरहाल अब मंडे वाले दिन देखते हैं कि अगर ये फैसला देते हैं या नहीं देते, और देते हैं तो इसमें क्या होता है आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं जो तलाक के हवाले से, क्योंकि ये मेरा ज़्यादा इतना कोई वो मौजू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उनके हवाले से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बात करना भी, ख़ासतौर के ऊपर जो बराक ओबामा के हवाले से मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कुछ अरसे से ये रूमर्स चल रही हैं कि उनकी और मिशेल ओबामा की या तो अलहदगी हो गई है और तलाक हो गई है। ये जो रूमर्स थी वो चलती आ रही हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि बराक ओबामा ने अभी पिछले दिनों कोई हफ्ता एक पहले उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें मिशेल ओबामा के साथ उनकी पिक्चर उन्होंने पोस्ट की हुई थी इकट्ठे बैठे हुए किसी रेस्टोरेंट में। तो उस पे उन्होंने जो मिशेल ओबामा के साथ जो उनका सफ़र है बतौर एक शरीक हयात का, वो उसका तस्करा किया हुआ कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ। गो के उन्होंने रूमर्स की ये जो जवाब है वो उसके देने के हवाले से लोगों को कि वो अब भी साथ हैं और उनके आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो मगरबी मीडिया है वहाँ पे अब भी बराक ओबामा और मिशेल ओबामा के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो ज़्यादा अब तेज़ी से और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रिपोर्ट आना शुरू हो गए हैं। और ये जो एक नया वो शुरू हुआ है कि उनका कोई अफेयर चल रहा है एक जो हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जेनिफर एनिस्टन के साथ, और इस हवाले से जो रिपोर्ट किया जा रहा है जो मगरबी मीडिया है उसके ऊपर वो ये है कि उनका जेनिफर एनिस्टन का जो कोई सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी है वो उसके क्योंकि क्लोज सर्कल्स में से आता है, तो उसने भी अपने सेक्रेटरी ने अपने कुछ दोस्तों को ये बताया है कि बराक ओबामा डेट कर रहे हैं उस जो हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जेनिफर एनिस्टन के साथ। और ये इसके बाद एक बार फिर से बराक ओबामा और मिशेल ओबामा के दरमियान जो तलाक के हवाले से ये खबरें दोबारा से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये सर्कुलेट हो रही हैं। ये तो एक जो पॉलिटिशियन के हवाले से हो गया। जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्रिकेटर्स के हवाले से अगर बात करें तो अभी पिछले दिनों युजवेंद्र चहल के जो इंडियन स्पिन बॉलर थे, मिस्ट्री बॉलर, उनके हवाले से ये इस तरह की बातें चल रही थी। अब उस लिस्ट में एक और इजाफा हो गया है। वीरेंद्र सहवाग जो कि बड़े हार्ड हिटिंग जो ओपनिंग बल्लेबाज थे इंडिया के, वो उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनका और उनकी वाइफ का जो कि बचपन के दोस्त हैं उनके दरमियान भी अलहदगी हो गई है। और जो वीरेंद्र सहवाग है हमेशा अपनी फैमिली की जो पिक्चर्स वगैरह वो शेयर करते थे। अभी रिसेंटली उन्होंने सिर्फ अपने एक बेटे के साथ पिक्चर शेयर की और अपनी बीवी के साथ नहीं की, और फिर अपनी बीवी को अनफॉलो कर दिया। और उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने भी अपना जो इंस्टा का जो अकाउंट है वो उसको प्राइवेट कर दिया है। तो ये भारतीय मीडिया भी ये इस हवाले से ये खबरें चला रहा है कि इनकी आपस में अलहदगी हो गई है और शायद तलाक तक नौबत पहुंच चुकी है। तो बहरहाल ये इस तरह की जो सेलिब्रिटीज़ के हवाले से भी ये बाज़ औक़ात ये जो लोग आइडियलाइज करते हैं इनको, उनकी भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ज़ाती ज़िंदगी होती है वो कोई इतनी ज़्यादा आइडियल नहीं होती। हर इंसान की, चाहे वो एक आम इंसान हो, एक सेलिब्रिटी हो, कोई लीडर हो, किसी न किसी लेवल के ऊपर घरेलू ये जो इस तरह की जो मुश्किलात हैं या परेशानियां हर एक को फेस करनी पड़ती हैं। तो कोई भी मैं समझता हूँ कि वो जो एक परफेक्ट या एक आइडियल इंसान नहीं होता। बहरहाल उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।